बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ ख़ान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी पूरी टीम आपको कहेगी खुशामदीद। जनाब, आज हफ्ते का तीसरा दिन है और आज के दिन के हवाले से क्या शुरुआत हुई है। दुआ हमारी यही है कि आप सबकी जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत रंगीन हो। अपनी सुबह का आगाज़ करें, एक बेहतरीन दिन का आगाज़ करें अच्छी दुआओं के साथ और किसी कोई एक अच्छी आदत के साथ। कोई भी एक अच्छी बात को अपना लें। कोई ऐसी चीज़ जिसको तर्क करना हो, जो कि बुरी हो, उसको तर्क कर दीजिए। कोई ऐसी बात जिसको अपनाना हो, उसे अपना लीजिए। कोई ऐसा रूठा हुआ दोस्त जिसको मनाना हो, उसे मना लीजिए। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसे रिश्तेदार जिनसे खफगी हो, उन्हें माफ़ कर दीजिए। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है और यही ज़िंदगी के रंग है। इन्हीं रंगों पे ज़िंदगी चलती है। वैसे तो जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की और लोगों की, वो इंतहाई अबतर है। लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी की तरफ जाए चले जा रहे हैं। जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है और जो एक लकीर है उससे नीचे आ चुके हैं। लेकिन क्या हम अपने आप से, अपने लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? क्या छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगियों को हसीन नहीं बना सकती? क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत बड़ी खुशियाँ आने का और तभी हमारे लिए खुशी खुशी बनेगी? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, एक नई सुबह के साथ उनका आगाज़ कीजिए, उनको दुआएं दीजिए, उनको प्यार दीजिए और एक नए अज़्म के साथ खड़े होइए, नई मुशक्क़त के साथ, नई जुर्रत के साथ, नई हिम्मत के साथ कि जी लड़ना है और तभी कामयाब होना है। और यकीन जानिए, जो कौमें अपने तई आप मदद के तहत खड़ी होती हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इतनी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती जो आपको मादनियात दी गई हैं, और इसके अलावा भी अगर मैं कराची जैसे शहर की बात करूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि जगह जगह से आए हुए हैं। यहाँ पे मुझे तो ये लगता है कि अगर पत्थर भी उठाओ तो वहाँ से सोना निकलता है। लेकिन कोशिश की ज़रूरत है, हर इंसान को इंडिविजुअली मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करेंगे तो यकीनन आप सुरखरू होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मेहनत करने के मौक़े दिए जाएं, वो गाइडलाइंस आपको दी जाएं। लेकिन अगर आप किसी चटियल मैदान में खड़े हैं और आपके पास कोई पुरसाने हाल नहीं, पानी नहीं है आपके पास, तो जद्दोजहद तो करेंगे ना। इसी तरह से हमने माज़ी में देखा और हमने अपने पैगम्बरों से, हमने अपने दीन से ये सबक सीखा है कि आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए राहें हमवार कर देते हैं और तरक्की की राहों की जानिब रवा दवा हो जाते हैं। क्योंकि अगर बात हम महंगाई के हवाले से करें, दुख के हवाले से, तो ये दुख तो हमें बड़े महीनों से चल रहा है और हम हर रोज़ इसके ऊपर बात करते हैं। और जब हमारी जो बातचीत है, वो जो उसकी शीरीनी है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह एक और भी है, वो ये कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतें। जनाब, सिर्फ अगर हम एक जगह की बात करें, सिर्फ सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, पूरे मुल्क में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। और चीनी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। यकीनन जब हम चाय पीते हैं, चाहे मज़दूर तबका है, चाहे कोई और तबका है, ज़िंदगी को शुरू करने के लिए चाय का एक कप बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर वो चाय भी आपको फीकी मिले तो फिर लगता है कि कुछ फीका फीका रह गया। लेकिन इस फीके पने को आदत बनाएं और इसी को मीठा समझें। मेरा तो ये मानना है कि जिस चीज़ की मुश्किलात हो रही हो या जिस चीज़ की तरसील जो है वो मुश्किल हो रही है, उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ के देखिए, खुद ब खुद कीमतें ज़मीन पे आ जाएंगी या उस काबिल आ जाएंगी कि जहाँ पे आपकी पहुँच हो सके। अगर पूरे मुल्क के हवाले से बात करें, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, पंजाब के पूरे जो शहर हैं और सिंध के जो शहर हैं, वहाँ पे बतदरीज जो है वो चीनी की कीमतें इजाफा हो रहा है उसमें, और वो 200 से क्रॉस कर गई हैं। कराची में भी कुछ जगहों पे 200 से ऊपर है, 225 की भी फिगर आ रही है और कहीं कहीं पे 250 रुपए की भी फिगर आ रही है। और अभी अगर आपको कुछ चंद माह पहले की बात बताएं तो मुझे वो फिगर याद है कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल में 8-10 महीने पहले या चले साल भर पहले की बात है, 54 रुपये में भी की चीनी थी। अब 94 हुई, फिर वो बतदरीज बढ़ते बढ़ते और अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि इंसान अगर चीनी पिए तो कैसे पिए, रोटी खाए तो कैसे खाए, पानी पिए तो कैसे पिए, खाना पकाए तो गैस नदारत, नहाने के लिए पानी नदारत। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अपनी आफियत रखे और हमारे लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जनाब,
महंगाई के हवाले से सूरत हाल चलती ही रहती है और बातचीत इसी तरह से जारी रहती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है दिफाए पाकिस्तान के हवाले से जो डिफेंस डे है उसके हवाले से हम बात करेंगे। 6 सितंबर है 1965। 6 सितंबर को हुआ क्या था? दुश्मन ने हमारी सरहदों पर आके हल्ला बोल दिया और हमारे नौजवानों ने, हमारे जवान जो कि सरहदों पर मौजूद थे, उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया, सख्ती के साथ मुकाबला किया। और दुश्मन ये समझता था कि शायद इनको मलियामेट कर देगा या दबोच लेगा, और उसने काफ़ी हद तक कोशिश की। और एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि शायद हमारे नौजवान पसपाई का शिकार हो जाएंगे, लेकिन जिस हिम्मत और बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इन 17 दिनों को तारीख़ का एक हिस्सा बना दिया। यानी 1965 6 सितंबर से लेकर जो आगे के 17 दिन थे वो 17 दिन तारीख़ का हिस्सा बना दिया गया। आज हमारे पास बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से करने के लिए कि क्या आज हमारी कौम और आज हमारे लोग जो हैं वो इस दिफा के मुतहम्मिल हैं और वो दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। क्या दिफा सिर्फ सरहदों पर ही होता है? क्या दिफा मुल्क के अंदर नहीं होता? क्या दिफा मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल और जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है उनसे नबरद आज़मा होने के लिए नहीं होता? क्या दिफा अपने घर के लिए नहीं होता? दिफा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, ये एक ऐसा शहरी जो अपने मुल्क का दिफा करे, अपने घर का दिफा करे, अपने बच्चों का दिफा करे, अपने आसपास के माहौल का दिफा करे। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना हो, चाहे वो किसी के साथ भी। अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उनका भी दफ्तर वालों का दिफा करते हुए, अपने कलीग्स का दिफा करते हुए आगे बढ़े। और इंसान वही तरक्की पाता है जो इन सारी चीज़ों से नबरद आज़मा होके आगे बढ़ता है। और आज हमारे नौजवानों को इसी बात की ज़रूरत है, इसी यकजहती की ज़रूरत है, इसी मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो हमारे सरहदों पे नौजवान बैठे हैं वो हमारे लिए, हमारी जानों की हिफाजत के लिए वहाँ पे बैठे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए बैठे हैं। तो हम उनको सलाम करते हैं 6 सितंबर वाले दिन। 6 सितंबर वैसे तो हम ये कहा जाए कि अगर हर रोज़ हम उनको सलाम पेश करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम अपने मुल्क में, आज अपने कारोबार में, अपनी दुनिया में मगन है, क्योंकि वो हमारे लिए उन सरहदों पर बैठे हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। तो उनको सलाम। 1965 हो, चाहे जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, चाहे 1971 का वक्त हो जब मुल्क 2 लख्त हो गया था, और चाहे और मसाइल हों। जब कोविड का सीज़न आया तो आपने उसमें भी देखा कि किस तरह फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके हमारी हिफाजत की। और चाहे इसी तरह से जब दहशतगर्दी का एक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था तो उस वक्त भी हमने ये देखा कि कितना लोगों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और दहशतगर्दी से निमटने की कोशिश की। हमारे नौजवानों ने, चाहे वो रेंजर्स हों, चाहे वो पुलिस हों, सब ने मिलकर हम लोगों को हमारी हिफाजत की और दहशतगर्दी से किसी हद तक हम बच पाए हैं। गो के खित्ते में अभी भी कहीं कहीं इक्का दुक्का वारदातें हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है कि अपने लोगों को बचाया जाए। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 6 सितंबर का दिन, यौम दिफाए पाकिस्तान। उस दिन क्या हुआ था, क्या सूरत हाल रही थी, हम सब ने अपनी अपनी किताबों में पढ़ा है। और एक ये हिस्ट्री है जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं और हर साल दोहराते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद साहब, जो कि तमगा इम्तियाज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सर, ये हम जब भी बात करते हैं दिफाए पाकिस्तान के हवाले से, चाहे 1965 की जंग हो या फिर 1971 की या फिर और कारगिल की, ओवरऑल जब बात करते हैं तो जो हमारे जवान हैं उनकी जुर्रतमंदी, उनकी हिम्मत और उनके हौसले की दाद दी जाती है, उनकी बहादुरी की दाद दी जाती है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू ज़रूर दें 1965 के हवाले से, और क्या आजकल के नौजवानों में दिफाए पाकिस्तान की सलाहियत बिल्कुल वैसी है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आज के इस मौजूद दिन के ऊपर आपने मुझे बुलाने के लिए, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। रियली ग्लैड। और ये तो ऐसा दिन है और ऐसा वाक़या है और ऐसा मौजू है कि ये हमारी जिसे कहते हैं ना कि शहरक से भी करीब है, हमारी रगों में और खून में। आज भी सुबह में बल्कि टीवी पे मैंने ऑन किए हुए थे कुछ चैनल्स पे, ISPR के वो नगमे आ रहे थे, तो मुझे कहने दीजिएगा शो के ऊपर कि मतलब वो एक इमोशनल सी एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती। तो मैं थोड़ा सा अंदर हंस भी रहा था कि यार ये इतना जज्बाती अभी तक क्यों अंदर है, तो खून जो है ना वो गरमाने लगता है।
तो बात यह है जी 65 की अगर आपने बात की तो 2-3 आपके अंदर पहलू हैं आपके सवाल में। हम पहले 1965 कारगिल और 71 का आपने जिक्र किया, ये मेन है। और आपने कहा कि हमारे जवानों की जो शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, वो लाजवाल हैं। तो यहाँ मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा, ना सिर्फ जवान बल्कि उसके साथ जो हमारे ऑफिसर्स कैटेगरी भी है, तो ऑफिसर्स और जवान दोनों शामिल। और इसी पे मैं एक बात कहता चलूँ कि आपके लिए और आपके नाज़रीन के लिए कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वो वाहिद आर्मी है कि जहाँ ऑफिसर्स के जो शहीद होने की जो रेशो है और ट्रुप्स के साथ, वो पूरी दुनिया की किसी भी जंगी मरहले में या किसी भी जंगी काविश में किसी भी दुनिया के अंदर वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट है। मतलब वो रेशो इस तरीके से है कि 20 जवान है तो 1 अफसर शहीद है। जी जी। और इसी तरीके से अगर मैं किसी और जगह, तो हाईएस्ट है जर्मन, हमें वॉर की नज़र आती है, जर्मन की सेकंड वर्ल्ड वॉर की नज़र आती है, तो वहाँ 1 अफसर पे 27 जवान थे। अदरवाइज जो नॉर्मल होता है वो तकरीबन 1 अफसर और 150 जवान शहीद हो रहे होते हैं, जो एक नॉर्मल रेशो है। तो हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है हमारी पाकिस्तान आर्मी की। दूसरी बात आपने कही कि 3 जगहों का आपने हवाला दिया। यस 3 है, मैं थोड़ा सा मौजू को और बढ़ाऊँ कि 3 ही नहीं है, इसके अलावा वज़ीरिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं वो में तकरीबन 2 दिहाई से जो है वो मिसक्रिएंट्स के ख़िलाफ़, जो तालिबान के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक तरीके से जिन्होंने स्टेट की रिट को चैलेंज किया है, वो अभी तक जो है वो चल रहे हैं। कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं उसके बावजूद भी हमें आज तक खबरें आती हैं कि वहाँ पे हमारे जो है ना वो जवान और अफसर जो है वो शहादतें दे रहे हैं। एंड सेम गोज़ इन द बलूचिस्तान ऑल्सो। और एक और मैं ऐड कर दूँ इसमें कि एक सियाचिन का एक जो वो है महाज है, सन 86 से लेकर के वो अभी तक है। तो ये तो ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम है कि जहाँ पे हमारी जो है वो जहद मुसलसल जो है वो चल रही है। और तीसरी बात आपने जो कही कि उस वक्त के जो जवान थे और आजकल के जवानों का जो वलवला है या शौक़ है या ज़ौक़ है या जोश है, उस वक्त क्या था, आज का क्या है। तो इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट 1965 से अगर लेके चलें या 71 से लेके चलें, तो आई वाज बोर्न इन 1971। तो उस वक्त तो लोगों को मैंने नहीं देखा, वो मैंने किताबों से, हिस्ट्री से या अपने बुज़ुर्गों से ही सुना है। तो उस जज्बे की तो खैर क्या ही बात है कि उस पर उसकी कितनी भी उसकी मिसालें दी जाएँ और क्या कुछ उस पर लिखा जा चुका है। टैंक के आगे अपने सीने जो है ना लेके लेटने वाले लोग, और नूरजहाँ जो हमारी एक मैडम होती थी, उनके नगमे, और वो नगमे आज भी सुने तो जो है वो गरमा देते हैं, लहू को गरमा देते हैं। लेकिन मैं हरगिज़ ये जो है ना इसके साथ ये नहीं कहना चाहूँगा कि आज के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान की पैट्रियटिज़म और पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तानियत की जब बात आती है, तो मेरे नाक़िस राय में और जो मेरा तजुर्बा तज़िया है, वहाँ पे मैंने सबको एक इकट्ठा ही देखा है, यकजाई देखा है। बल्कि कल भी मैं एक आध स्कूल्स में गया हुआ था, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों का जो शौक़ और वलवला मैंने देखा, इतने छोटे बच्चे थे, उनकी जो बातें, उनके सवाल। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि एज सच पाकिस्तान के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है, अल्लाह ताला ने एलिमेंट ऐसा डाला हुआ है कि इसकी कौम और इसके नौजवान इस मुल्क के साथ हैं। आ जाते हैं भी 1965 में। देखिए 1965 से पहले भी ये सेकंड हमारी इंडिया के साथ जंग होती है। इससे पहले 47-48 में मार्का हो चुका है, जो कश्मीर का इशू चला उस वक्त से लेकर के अब तक है। और 65 में ये तकरीबन समझिए कि इंडिया ने, जो कहने वाले कहते हैं, जो राकम उसको लिखते हैं, कि उन्होंने एक तरीके से सर से प्लान बनाया था कि उसके बाद वो पाकिस्तान को रोल ओवर कर चुके थे। और बहुत सारी बातें हैं कि लाहौर के फ़लाना मैस में आके उन्होंने जो है ना वो टी ब्रेक करनी थी और एंजॉय करना था और पार्टी करनी थी। लेकिन उसमें जो लाजवाल कुर्बानी है मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब, ठीक है, निशान हैदर, अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे। 17 पंजाब उनकी रेजिमेंट थी। तो जिस तरीके से उन्होंने, जिस दिलेरी, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने, एक उनकी कंपनी थी, बहुत मुख्तसर सी एक वो फोर्स थी, वो प्लटून के लेवल की, कंपनी के लेवल की, और जिस तरह BRB नहर वो आज तक बहती रहेगी, वहाँ पर उन्होंने दिफा किया और वो अपनी जान का नजराना दिया। और जो इंडियंस के जो थे वो डिवीजन्स के हिसाब से, ब्रिगेड्स के हिसाब से जो पूरी फोर्स थी उसको उन्होंने होल्ड करके रखा, रोके रखा, टाइम गेन किया कि जब तक कि आपकी मजीद रसद पहुँच जाए। तो वो एक ऐसा वाक़या है, और उस पर वो निशान हैदर भी हमारे पास मौजूद हैं कि इतनी बड़ी फोर्स और इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी इंडिया, और उस वक्त भी फ़ौज उसकी हमसे बड़ी थी। बल्कि बड़ी क्यों थी, आपके नाज़रीन के लिए मुझे कहने दीजिए कि ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दुनिया में जंग हुई है, तो उसमें जो टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स आमने सामने आई थी किसी भी मुल्कों की, तो वो जो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टैंक्स थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद पूरी दुनिया में जो दूसरी जंग, जो बड़ी जंग है जहाँ पे टैंक्स जो हैं वो आमने सामने आए हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स आमने सामने आए हैं, तो वो 65 की जंग थी। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जंगें तो बहुत सारी हुई हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और बहुत सारे ममालिक में, लेकिन ये उसका लेवल और रेशो था। सर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जैसे 1965 का हवाला दिया, सियाचिन का हवाला दिया, कारगिल का हवाला दिया,
और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे अगर 20 जवान हैं तो उनके ऊपर एक ऑफिसर होता है, शहीद। तो ये मुझे ये शहीद होता है, शहादत का रेशो है ये। तो जब जो जवान सरहद पे खड़े होते हैं और जो जंग के लिए आगे जाते हैं तो उनकी कैटेगरीज होती हैं और उनके पीछे जो उनको हुक्म देने वाले होते हैं, तो क्या वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं और वो किस हद तक और कहाँ तक जाते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मुझे मिसाल देने दीजिए, क्योंकि ये तो अब मेरा पर्सनल केस स्टडी अपनी एग्जांपल से मौजूद है और ये आज तक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सियाचिन या का ही मैं वाक़या देता हूँ, या कारगिल की मैं आपको बता दूँ। तो कारगिल में 18,000 फुट के ऊपर या 17,000 फुट के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर्स की जो ग्लेशिएटेड टेरेन होती है, जहाँ -40 टेम्परेचर होता है, जहाँ पे सर्वाइवल इटसेल्फ जो है ना, खाली वेदर से ही सर्वाइव करना जो है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे इसके महरक़ात हैं उस पर। तो वहाँ पे अफसर जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, वो जवानों के साथ साथ इस तरह होते हैं कि जवान और वो रात को अगर ड्यूटी दे रहे होते हैं तो एक ड्यूटी जवान की होती है तो एक ड्यूटी अफसर की होती है। माशाल्लाह, ये क्या बात है। यही वो जज्बा है नाज़रीन जिसकी वजह से हमारी सरहदों पे जो हमारे जवान हैं वो तनहा नहीं है, क्योंकि उनके अफसरान भी उनके साथ मौजूद है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। हम उनसे, जी सर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। आपकी आवाज़ मुझे सर ये बताइए, 6 सितंबर को कुछ सितमगर आए सितम ढाने के लिए, सरहदों पे आ गए और सितम ढाने लगे। उस वक्त उस सारी तारीख को, और वो तारीख पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, गो के वक्त गुजर गया, हिस्ट्री में सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम बताएं कि आज को देखते हुए वो वक्त को अगर हम याद करें तो किस हद तक अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। 36 सितंबर की आप जब भी ना साल के किसी दिन पे भी जब इसको आप याद करते हैं, तो एक तो वो आपके जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स, वो आपके जहनों में आते हैं, जैसे आपके जहनों में आते हैं जिन्होंने अपना उस वक्त का जो दिन था वो आज हमारे फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिए। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ। और उसी के साथ आई वुड से कि पाकिस्तान को बने हुए देखने कितना अर्सा हुआ था, वेरी फ्यू ईयर्स, लेकिन यू फाइंड कि वो एक कौम थी उस वक्त जो कि बिल्कुल एक शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी थी। और राइट पूरे मुल्क में आप कराची के पानियों से लेके बिल्कुल आप केपी के पहाड़ों तक चले जाएं, बीबी की बात करें, एजेकी की बात करें, यू फेल्ट कि पूरी कौम एक फौलादी मुक्ते की तरह खड़ी है और वो बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसे मुसल्लह अफवाज का हिस्सा है। और पहली बात तो ये है कि आपको वो उस जज्बे की जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरत है, उस जज्बे की, उस कुर्बानी के जज्बे की, वतन पे मर मिटने के उस जज्बे की इंतहाई जरूरत है हमें इस वक्त, शायद 65 से भी ज्यादा। वाई इट इज सो बिकॉज उस वक्त में भी शायद कोई ओके इंडिया आपके सामने आता था। अब तो इस तरह का मल्टीफेरियस, मल्टी डायरेक्शनल आपके दुश्मन हैं कि आप मतलब चाहे आप साइबर की बात करें, चाहे आप ओके सोशल मीडिया वॉरफेयर की बात करें, बाकी सारी चीजें देखें, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त हमारा मुल्क जो है सिर्फ डायरेक्शन से जो है उस पर अटैक है। एंड यस, वी एज अ नेशन वी हैव टू विथस्टैंड, अपने मुल्क के साथ खड़े होना है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होना है, बिकॉज उनकी अपनी एक सियासी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है सर, आपने मुझे ये कहा कि उसी जज्बे की ज़रूरत है, लेकिन जो आजकल के आप जो नौजवानों को देख रहे हैं, हम मिनहसल कौम, हम अगर जिस जगह पे बात करते हैं अपने कौम के नौजवानों की, वो नौजवान जो सरहदों पे हैं वो तो हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी कौम हमारे मुल्क के अंदर है, जो मुख्तलिफ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से वो गुमराह भी हो रहे हैं और तकलीफ़ में भी हैं काम के हवाले से, तो उनके लिए इस जज्बे को उजागर करने के लिए क्या तरीके, क्या आपको लगता है कि वो जो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे उन जो नौजवानों के लिए की जाती हैं जो सरहदों पे मौजूद हैं, आजकल के नौजवान को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, रफली ना आप लोग नौजवानों के बारे में कहते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, नहीं जो वो बिगड़े हुए हैं, वो ख़राब हैं, वो ऐसा है, उनके अंदर ये इल्लतें हैं, बुराइयां हैं। बट यू ट्रस्ट मी, मैं ये फील करता हूँ कि आज का नौजवान जो है वो हम सब के मुकाबले में इंतहाई ज़ेरिक समझदार आदमी है, बहुत समझदार और बहुत सहीन है। और IQ लेवल के अंदर मैं आपसे बताऊं, इस सारे रीजन के अंदर पाकिस्तानी नौजवान 1 नंबर पे आता है। दूसरी चीज ये है कि
ये मत समझिए कि नहीं अच्छा अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी किसी ने बात कर दी तो नहीं वो मुल्क के खिलाफ हो गया, मुल्क से मोहब्बत कम हो गई। नो, नॉट एट ऑल। अब ये किसकी जिम्मेदारी आती है? ये आती है सबसे पहले तो स्टेट की जिम्मेदारी आती है, फिर बड़ों की जिम्मेदारी आती है। मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत, आज़ादी क्या है, मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा क्या होता है, शहादत क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने अपने घर से शुरू करनी है। मैं शुरू करूंगा, मेरे साथ और लोग शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ये कहूँ खुदा न खास्ता नहीं नौजवान हमारे को किस तरह के आज के जो हैं बिगड़े हुए हैं। आप यकीन मानिए इस पूरी दुनिया के अंदर आप उनको तालीम के लिए जाते हुए देखते हैं, मुलाजमतों के लिए जाते हुए देखते हैं, एंड यस दे बीट ऑल अदर नेशंस जो उनके साथ मुकाबले में होती हैं। सिर्फ ये है कि बहुत कुव्वत है हमारे नौजवानों के अंदर, उस कुव्वत को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है और वो डायरेक्शन है पाकिस्तान की सिमत के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत की, वफादारी की और पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने की। और उसके लिए नौजवानों से ज्यादा मेरा ख्याल है जो हमारे जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने भी अपने आप को एक लिहाज से देखना है कि कैसे लेके चलना है। ठीक है कर्नल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि तरबियत आपने घर से अपने शुरू की और हम सबकी भी यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, घर से उनको बताएं, हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर पैदा करें, मर मिटने का जज्बा उनके अंदर वैसे ही मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहतरीन तज्जिया आपने दिया, बेहतरीन बात की। मैं वापस आऊँगी रिजवान साहब आपकी जानिब। कर्नल साहब हम बात कर रहे थे कुछ कारगिल के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से, हमारे जो नौजवान हैं जैसा कि अभी कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने बात की, आप उनकी बात को सेकंड करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं सेकंड नहीं करूँगा, मैं इंडोर्स करूँगा। और उन्होंने तो बहुत अच्छी माशाल्लाह मुदल्लल उन्होंने बाकायदा उस पर जो अपने दलाइल दिए हैं। मैं तो एक उसको मिसरे में कहूँगा कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुमलिकत और ये इस रियासत मुमलिकत और इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर जो हमारे नौजवान हैं ये 70% के करीब इसकी लगभग रेशो है। हमारी 23 से 25 करोड़ आबादी जो स्टैटिस्टिकली अप्रॉक्सीमेट इतनी आबादी है उसमें तकरीबन मोर देन 70% के करीब जो है ना ये पॉपुलेशन है जो कि यूथ है और यूथ का बल्ज है जो कि अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज है। और उस यूथ के बल्ज को यकीनन हमने जो है वो उसको डायरेक्शन भी देनी है, उसको ग्रूम भी करना है, उसकी तरबियत भी करनी है, उसको मुल्क के साथ उसकी आशनाई भी करनी है, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उस कामों के साथ मैंने जो पहले वाली बात आपसे की थी कि मैं ये समझता हूँ आज मैं इफ़ आई एम मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड और इतना कुछ तजुर्बा देखने के बाद मुझे लगता है कि इस मुल्क में हकीकतन कोई अल्लाह ताला की कोई ऐसी बरकत और कोई ऐसा कोई रहमत, कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कोई ऐसी कोई ताकत है जो इस मुल्क को चला रही है जिसका इदराक शायद हमें नहीं है। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे नौजवान फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करते हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो शहीद का जो जज्बा है ना, उनको शहीद होने का उनके अंदर एक बड़ा जज्बा होता है। वो चाहते हैं कि वो महाजों पे शहीद हो और अपना नाम रोशन करें। तो जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जो उनके वरसा होते हैं, उनका यानी कि अगर 1965 में जितने शुहदा थे उनको हम खराज तहसीन सलाम तो पेश करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उनका या हमारी आर्मी जो है उनके लिए किस हद तक उनको फैसिलिटेट करती है और कहाँ तक उनको उनका साथ देती है, उनके जो वारिस होते हैं, जो उनके लवाहिकीन होते हैं? अरे आप सोच नहीं सकते हैं इसमें जो वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन पैकेज और उनको इज्जत देने का जो लवाहिकीन के साथ सिलसिला है फ़ौज का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मैनुअल्स बने हुए हैं, उसमें हर तरह के पैकेजेस हैं ताकि वो जो भी उनके वारसीन हैं, जो भी उनकी आल औलाद है, उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी टर्म्स, बाकायदा उनको एजुकेशन के भी जो है मौके फराहम किए जाते हैं, उनको नौकरी के हवाले से भी प्रेफरेंस दी जाती है, उनको दोबारा फ़ौज में री एम्प्लॉय करने के लिए भी जो है ना वो सूरत हाल होती है। मैं अब चूँकि आप बात कह रही हैं तो मतलब ये और जो एक फ़ौज की इंस्टीट्यूशनल GHQ पूरी एक सर्विसेज के लेवल पे जो पैकेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, इवन के जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग एफर्ट्स कह रहे होते हैं वो उसके अलावा होती है। मतलब आर्मी में हमारा एक सिस्टम होता है, एक इन्फेंट्री की यूनिट होती है, वो यूनिट भी जो एक फैमिली होती है, वो एक जैसे मेरी को 13 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, तो अगर हमारी यूनिट के कोई कारगिल के दौरान एक सूबेदार साहब शहीद हुए थे तो बाकायदा उनके साहबजादे को हमारी यूनिट ने अडॉप्ट किया, उसको पढ़ाया, कैडेट कॉलेज में भेजा, उसके सारे फंड्स उसको स्पॉन्सर किया टू एन एक्सटेंट के फिर हमने उसको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी तक पहुंचाया और डेफिनेटली उसकी अपनी भी काबिलियत सलाहियतें थी। लेकिन अगर वालिद नहीं थे तो उसके पीछे जो उसकी वालिद की यूनिट थी वो बतौर फैमिली आके खड़ी हो गई और आज वो अफसर भी एक सर्विंग कर्नल के रैंक पे है। सर आप मुझे ये थोड़ा सा कारगिल जो हमारे पास लास्ट का जो 1 मिनट है उसमें मैं कारगिल में आज दिन के हवाले से मैं कोट करना चाहूँगा क्योंकि मैं उसका खुद
मतलब क्या कहना चाहिए कि वो हूँ मैं शरीक थे उसका उसमें? शरीक था। मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है। इब्राहिम पोस्ट है, शोक तुर्तक का सेक्टर है। और मज़े की बात मैं आज आपको बताता चलूँ, ये गलत हो जाए ये सही हो जाए, कि वो सेक्टर आज भी वो इंडियन टेरिटरी में मतलब LOC के पार है। वो हमने उस रिज लाइन को डिफेंड करके रखा था। और डिफेंड करने के साथ साथ जो है ना, वहाँ पे जब इंडियंस ने अटैक किया तो 3 राजपूत थी। ये मैं चाहूँगा आपकी चैनल्स की ट्रांसमिशन जो है ये हमारे दुश्मन मुल्क तक पहुँचे, उनको याद हो, उनकी 3 राजपूत जो है वो आज मेरे अल्फाजों को सुने और याद करें कि तो उनकी जो पलटन ने जब अटैक करने की कोशिश की। ठीक है सर, हम इस पे यकीनन एक और प्रोग्राम करेंगे क्योंकि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इसको कंटिन्यू करें। बहुत मज़े की बात, बहुत हमारे नौजवानों को एक बार फिर से सलाम। 1965 की जंग हमें याद दिलाती है उन 17 दिनों की। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए, मुझे और मेरी पूरी टीम को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।